हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2006 में आई एक कोरियन हॉरर फिल्म सिंड्रेला के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉन मैन डे ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 एंड 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। वीडियो में जो फोटोग्राफ्स यूज किए गए हैं वो काफी लो क्वालिटी के हैं क्योंकि इस फिल्म के पिक्चर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म के शुरुआती सीन में हम एक लेडी को एक केक ले जाते हुए देखते हैं। जैसे ही वो एक रूम में पहुंचती है वो अचानक से उस केक को गिरा देती है और सामने हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसने सुसाइड कर लिया होता है। अगले सीन में हम सुयोंग को देखते हैं जो कि ऑपरेटिंग टेबल पर लेटी थी और वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली थी। वो काफी नर्वस हो रही थी, इसीलिए उसकी फ्रेंड यूसु उसे कंफर्टेबल फील करा रही थी। सर्जरी शुरू होने से पहले यूसुंग वहाँ से चली जाती है और अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम का नाम ऑन ही होता है और वो एक बहुत ही टैलेंटेड प्लास्टिक सर्जन होती है और वही सुयोंग की प्लास्टिक सर्जरी भी कर रही थी। योनसू के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और वो अपनी मॉम के साथ रहती है जिनसे वो बहुत प्यार करती है। उसके बाद आर्ट क्लास में हम योनसू को देखते हैं और वो सियोंग की फेस का एक पुतला बना रही होती है और क्लास में सभी लोग सियोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि सर्जरी के बाद वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। योनसू पुतले को बनाते हुए गलती से उसके फेस पर एक कट लगा देती है और वैसा ही कट हम सुयोंग के फेस पर भी देखते हैं और उसकी स्किन निकलने लगती है, जिसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी सुयोंग को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे कह रही होती है कि उसे उसका चेहरा वापस चाहिए। तभी वहाँ पर योनसू आ जाती है और हम देखते हैं कि सुयोंग के चेहरे पर जो कट लगा हुआ था वो अचानक से गायब हो चुका है। योनसू की फ्रेंड हेवॉन योनही के पास जाती है और डिसाइड करती है कि वो भी अपनी आंखों की सर्जरी कराएगी। उसके बाद योनसू, जेहू और सोंगयोंग बस स्टॉप पर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और उसके हाथ में कुछ फ्लायर्स होते हैं जिसमें उसकी पोती के मिसिंग होने के बारे में लिखा होता है और वो उनसे कहती है कि अगर वो उसे कहीं मिले तो वो उसे जरूर बताए। तभी बस वहाँ आ जाती है और योनसू उसमें नहीं चढ़ती और वो अपनी फ्रेंड सुयोंग के आने का वेट करती है। जेनहू उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो टॉमबॉय की तरह रहती और उसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई थी। उसके बाद सभी लड़कियां रात में योनसू के घर जाती है और उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करती है। जब वो लोग केक काट रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और सुयोंग को वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है जिसे ऑपरेशन थिएटर में उसने देखा था और वो फिर से अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। जब सुयोंग वॉशरूम में जाती है तो शीशे में उसे अपना चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो चिल्लाकर बाहर निकलती है और बिना किसी को कुछ बताए योनसू के घर से चली जाती है। और जेहू को ऐसा लगता है कि सुंगयोन ने उसके साथ कोई मजाक किया है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। और रात में योनसू और सुंगयोंग एक पुरानी फोटो एल्बम को देख रहे होते हैं जिसमें उनके बचपन की फोटोग्राफ्स होती है। तभी योनसू नोटिस करती है कि उसके बचपन की कोई भी फोटोग्राफ्स उसके माँ के साथ नहीं है। वहीं सुयोंग जब से योनसू की बर्थडे पार्टी से घर आई थी तभी से उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर रखा था और वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। तो उसकी मॉम योनही और योनसू को बुलाती है उनकी मदद करने के लिए ताकि वो सुयोंग से बात कर सके और पता लगा सके कि आखिर उसे हुआ क्या है। योनसू उसके कमरे में जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है कि आखिर वो अपने साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसे फिर से उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है जिसे उसने ऑपरेशन थिएटर में देखा था और वो उससे कह रही होती है कि उसे अपना चेहरा वापस चाहिए। जिसके बाद वो योनसू को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर से दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद उन्हें सुयोंग के कमरे से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो सुयोंग की लाश वहाँ पर पड़ी हुई होती है और उसका चेहरा एक साइड से पूरी तरह कटा हुआ होता है। सुयोंग की मौत से योनसू काफी डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी मॉम योनही उसका ख्याल रखती है। योनी उसके चेहरे पर एक फेस मास्क लगा देती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। जब वो कमरे में अकेली होती है तब हम उसके चेहरे पर 2 हाथों को देखते हैं और वो उसके चेहरे को टेम्पर कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उन हाथों को हटाती है हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है और योनही भी वहाँ आ जाती है।
उसके बाद योनसू अपने घर के बेसमेंट में जाती है और बचपन से उसकी मॉम उसे वहां जाने के लिए मना करती थी। उसे वहां पर एक बच्ची की फोटोग्राफ मिलती है जिसका चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ होता है और उस पर लिखा था योनसू बिफोर सर्जरी, यानी कि सर्जरी से पहले की योनसू की फोटोग्राफ। और वहाँ पर हम उसी लड़की की आत्मा को देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर योनी आ जाती है और वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और योनी आकर योनसू को डांटती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उस फोटोग्राफ को देखने के बाद योनसू अपनी मॉम से काफी अलग बर्ताव करती है और उनसे बात करने से मना कर देती है। जब वो फोन पर अपने पिता से बात कर रही होती है तब उसकी मॉम उसकी बातों को सुन लेती है और उन्हें पता लगता है कि वो अपने डैड से शाम को मिलने जाएगी और योनहू उसका पीछा करती है। जब योनसू अपने पिता से मिलने पहुंचती है और उनसे बात कर रही होती है, उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि योनी योनसू के साथ अपने पति के ऑफिस आई होती है उसे एक जरूरी फाइल देने, और वो योनसू को कार में रुकने के लिए ही कहती है। जब योनसू कार में अकेली होती है तो कार के इंजन में से धुआं निकलने लगता है। योनी जब अपने पति को फाइल देने जाती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है और ये सब देखकर वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि कार का इंजन पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है जिसमें योनसू जल गई होती है और उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। योनी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है और वो चर्च जाकर उसके लिए प्रार्थना करती है। तभी वहाँ पर उसे एक अनाथ लड़की मिलती है जो उसे अपनी माँ समझ रही थी। योनी को वो बच्ची बहुत ही पसंद आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे अपनी बच्ची की तरह पालने लगती है। एक दिन योनी का हस्बैंड हॉस्पिटल आता है और देखता है कि योनसू वहाँ से मिसिंग है, जिससे उसे लगता है कि योनसू की मौत हो चुकी है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। और यहाँ हमें पता लगता है कि फिल्म में 2 लड़कियां हैं, एक योनसू और एक वो ऑर्फनेज गर्ल जिसे योनहू चर्च से अपने घर ले आई थी। योनसू के वहाँ से जाने के बाद वो उसके पिता से मिलती है और उसे कहती है कि उसका योनसू पर कोई हक नहीं है और उसका एक्स हस्बैंड उसे ये कहकर आर्ग्यू करता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, वो एक अनाथ लड़की है जिसे वो बचपन में घर ले आई थी। जब योनी घर जा रही होती है तभी उसे योनसू मिलती है जो कि बारिश में भीग रही थी और वो योनी को मॉम कहकर गले लगा लेती है, जिसके बाद योनी उसे घर ले जाती है और नहाने के लिए बाथटब का पानी चलाने के लिए कहती है। तभी डोरबेल बजती है और वो देखती है कि योनी तो घर के बाहर है और वो इस बात को सोचकर शॉक हो जाती है कि योनसू तो अभी उसके साथ घर में थी, वो अचानक से बाहर से कैसे आ रही है। अब यहाँ हमारी कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि कौन असली योनहू है और कौन वो ऑर्फनेज से लाई गई लड़की। अगले दिन जब योनसू आर्ट क्लास में होती है तो वो वहाँ पर सोंगयुन को बुला लेती है, तो वो उसे एक फोटोग्राफ दिखाती है जो उसे उस दिन बस स्टैंड पर बैठी हुई एक ओल्ड लेडी ने दी थी और उसके बाद उसे अपनी एक बचपन की फोटो दिखाती है जो उसे उसके पिता ने दी थी। और सोंगयोन नोटिस करती है कि उन दोनों का चेहरा एकदम सेम है लेकिन उनकी आंखों का कलर अलग है। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में जेहू और हाईवॉन पोजेस हो जाती है और एक दूसरे के चेहरे को काटने लगती है और कहती रहती है आई विल मेक यू प्रिटी, और काफी खून बहने की वजह से उन दोनों की डेथ हो जाती है। उसके बाद योनसू भागते हुए अपने घर आती है और उस बेसमेंट एरिया में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे जाने से मना किया था। तभी योन ही उसे वहाँ पर लॉक कर देती है और हम उसे योनसू जैसी ही एक लड़की को बेड पर लिटाते हुए देखते हैं, जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता लगता है कि असली योनसू जिसका फेस जल गया था वो मरी नहीं थी, लेकिन वो उसे इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी होती है और उसे मारने का सोचती है क्योंकि उसकी बच्ची इस तरह से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वो उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि वो उसकी बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करती थी। और वो योनहू पर एक सर्जरी करती है जिसमें वो उस ऑर्फनेज लड़की की स्किन को निकालकर उसे योनहू के चेहरे पर लगा देती है और उसका चेहरा एकदम ठीक कर देती है। लेकिन बदले में ऑर्फनेज लड़की का चेहरा एकदम खराब हो जाता है और योनी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे भी एक अच्छा सा चेहरा बना के देगी, लेकिन वो अपना प्रॉमिस नहीं रखती और उसके लिए उसके चेहरे जैसे ही कई सारे मास्क बना देती है ताकि वो उन्हें पहन सके। और वो हमेशा उसे बेसमेंट में बंद रखा करती थी जहाँ पर वो अपनी बहन योनहू को देखा करती थी और कहती थी कि उसे भी वैसा ही चेहरा चाहिए। अब वो बिना फेस की लड़की काफी बड़ी हो चुकी थी और एक दिन वो उस बेसमेंट वाले कमरे में से बाहर आ जाती है और देखती है कि उस दिन योनसू का बर्थडे है और उसके सभी दोस्त वहाँ पर आए हैं जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं और उन सभी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी होती है। तभी योनी जाकर उसे वापस से उस बेसमेंट में बंद कर देती है और वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर उसे कहती है कि उसे भी एक बर्थडे पार्टी चाहिए और एक अच्छा फेस चाहिए योनसू की तरह।
ये सब सुनकर योनी उस कमरे के बाहर खड़ी होकर रोने लगती है। उसके बाद वो उस लड़की के लिए एक केक बनाती है और उसे उसके कमरे में लेकर जाती है। और जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचती है, उसके हाथ से केक गिर जाता है और वो देखती है कि उस बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली है। यानी कि पहले सीन में हमने जिस लड़की को देखा था वो यही थी। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और ह्योनसू एक कबर्ड देखती है जिसमें कई सारे फेस मास्क होते हैं जिसे उस लड़की ने कई सालों तक पहना होगा। और उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें ह्योनसू और उसके दोस्तों के बारे में कई सारी बुरी बातें लिखी हुई होती है। उसके बाद ह्योनसू बेसमेंट में एक जगह पर पहुंचती है जहां पर एक बड़ा सा फ्रिज होता है जिसमें योनी ने उस लड़की की डेड बॉडी को रखा हुआ होता है जिसका चेहरा नहीं होता। तभी सुंगयोन वहां पर आ जाती है और बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और वो दोनों मिलकर योनी को ढूंढने लगते हैं। जब सुंगयोन अकेली होती है तो वो ह्योनसू को देखती है, लेकिन असल में वो लड़की होती है जिसका चेहरा नहीं होता और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा होता है। और जैसे ही वो अपने चेहरे का मास्क हटाती है, सुंगयोन उसे देखकर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी मॉम वहां पर आती है और ह्योनसू को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। जब ह्योनसू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई होती है और उसके बगल वाले बेड में वही लड़की होती है जिसका चेहरा नहीं होता और उसके चेहरे पर वही मास्क लगा हुआ होता है जो ह्योनसू के चेहरे की तरह दिखता था। तभी योनी ही वहां पर आती है और उस लड़की के चेहरे से वो मास्क हटा देती है जिससे हमें उसका असली चेहरा दिखाई दे जाता है। तभी योनी उससे कहती है कि अभी उसे उसका चेहरा वापस करने का समय आ गया है। और जैसे ही वो उसकी स्किन निकालने वाली थी, वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो जमीन पर बैठ जाती है। तभी फेसलेस लड़की की बॉडी अचानक से उठती है और एक चाकू लेकर ह्योनसू के फेस पर हमला करने ही वाली होती है और कहती है कि उसे उसका चेहरा वापस चाहिए। तभी होनू उठती है और उसे कहती है कि जो भी उसने किया उसके लिए वो माफी मांगना चाहती है और उसे कहती है कि वही उसकी माँ है। और योनी को समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की उस ऑर्फेनेज गर्ल से उसका चेहरा छीनकर, और वो उसके साथ उसी की दुनिया में चली जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी जिसे सुनकर आप काफी कंफ्यूज हुए होंगे। तो चलिए आइए आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। असल में योनहू जब उस ऑर्फनेज लड़की को अपने घर पर लेकर आई थी, वो ऑर्फनेज लड़की योनहू को अपनी माँ समझ रही थी और योनहू को भी उस बच्ची से प्यार हो गया था और वो भी उसके साथ माँ के जैसा बर्ताव किया करती थी और वो असली ह्योनसू को हमेशा बेसमेंट में बंद रखा करती थी। लेकिन कुछ समय बाद उससे अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और उसने ऑर्फनेज लड़की का फायदा उठाया और उसने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से ऑर्फनेज लड़की का चेहरा अपनी बेटी ह्योनसू पर लगा दिया, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया और उसे एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन बदले में उसने उस ऑर्फनेज लड़की की जिंदगी खराब कर दी और ऑपरेशन के बाद उसने असली ह्योनसू को उस बेसमेंट से निकाल दिया और उसके बदले में उस ऑर्फनेज लड़की को वहां पर बंद कर दिया। वो उसे वहां से बाहर नहीं आने दिया करती थी और उसने उससे कहा था कि वो उसके लिए भी एक नया चेहरा बनाएगी। लेकिन कई साल बीत गए और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और एक दिन वो उस बेसमेंट से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो ह्योनसू से जलने लगी क्योंकि उसका चेहरा लेकर वो अच्छी जिंदगी जीने लगी थी और उसके बदले में उसे ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही थी। और एक दिन जब वो उस बेसमेंट से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि ह्योनसू का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और उसके दोस्त भी वहाँ पर आए हैं। योंगहू को उस ऑर्फनेज लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे इस सब के बारे में कभी पता न चले, इसीलिए योनही उसे हमेशा बेसमेंट में बंद रखा करती थी। और उसके बर्थडे वाले दिन भी जब वो बेसमेंट से बाहर आई, योनही ने उसे वापस बेसमेंट में बंद कर दिया। वो उससे कहती है कि उसे भी बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन योनही उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और रात में उसके लिए एक केक बनाकर उस बेसमेंट में जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने से पहले उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो योनसू और उसके दोस्तों को मारना चाहती है क्योंकि उन सभी के पास एक खूबसूरत चेहरा था और योनही ने उन सभी की प्लास्टिक सर्जरी करके उन्हें खूबसूरत बना दिया था। लेकिन उसका चेहरा बहुत ही खराब था और योनही ने उसकी कोई मदद नहीं की, इसीलिए वो एक एक करके उसके उन दोस्तों को मार देती है जिन सभी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। और आखिर में वो योनसू को भी मारना चाहती थी, लेकिन योनही उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे बहुत ही अफसोस होता है कि उसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए वो उसकी दुनिया में चली जाती है जहाँ पर वो उसे माँ का प्यार दे सके। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।